7 कानपुर मॉस्क इंसिडेंट, कानपुर मॉस्क इंसिडेंट। जी बेटा, this incident can be given in your exam for only 4 marks question। इसके ऊपर इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। सो कानपुर के 2 स्पेलिंग्स हैं, एक कानपुर होता है CAWN और दूसरा CKANPUR। तो मतलब क्या है कि दोनों कानपुर क्या है, सेम है या डिफरेंट है? बोथ कानपुर spellings are different but Kanpur is same. Done. Kanpur mosque incident, what was that incident basically? तो 4 नंबर के लिए we need to have how many facts? 4 facts, 4 facts हमें चाहिए। So this incident took place, this incident took place in Kanpur where British administration ordered to demolish outer part of a mosque. This step was taken. This step was taken due to construction of, due to building of a road, due to construction or building of a construction or building of a road। एक रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए ये स्टेप जो है वो लिया गया, ठीक हो गया। अच्छा, ड्यू टू दिस इंसिडेंट, ड्यू टू दिस इंसिडेंट Muslims got furious, ठीक है। That was the main thing। और finally after reversal of partition, of Bengal, this incident became a reason of hatred against the British, which forced Muslim League to change its manifesto from British loyalty to British loyalty का opposite क्या है? सेल्फ रूल, सेल्फ रूल की तरफ। अब मुस्लिम लीग जब बनी थी, when Muslim League was formed, what happened after that? Muslim League ने अपना एक ऑब्जेक्टिव क्या रखा था? That objective was to stay loyal towards the British. But when Muslim League changed that manifesto,
तो इससे ब्रिटिश के साथ जो उनके रिलेशंस थे, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेटर रिलेशंस आफ्टर शिमला डेपुटेशन, दैट हैम्पर्ड एंड द रिलेशंस डिटोरिएटेड, एंड फाइनली मुस्लिम लीग जो है दैट आल्सो प्रोपोगेटेड फॉर द सेल्फ रूल। इज इट क्लियर बेटा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, तो दिस इज योर फर्स्ट इवेंट, और इस पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है आपका। देयर कैन बी ओनली वन क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाट वाज कानपुर मॉस्क इंसिडेंट। 4 मार्क्स क्वेश्चन है बेटा, सैंपल क्वेश्चन लिखिए। व्हाट वाज कानपुर मॉस्क इंसिडेंट। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 4 mark question. This question can be given in your exam. Done? Any difficulty, any problem in this question? सही हो गया? अगले सवाल पे आते हैं। Next event is event number 8, and this is basically silk letter conspiracy. Silk letter conspiracy. 1914 टू 1915 के दरमियान में ये इवेंट हुआ। मतलब कंस्पिरेसी थी ना, ये एक दिन तो नहीं चली होगी ना। कंस्पिरेसी थी क्या एक दिन चली, सिर्फ एक ही दिन कंस्पिरेसी हुई थी? नहीं, बल्कि दैट वाज बेसिकली देयर वाज ए सिल्क लेटर मूवमेंट। जी 4 मार्क्स का आता है इस पे और नहीं आता कोई। अच्छा, अब ये सिल्क लेटर कंस्पिरेसी के अंदर आपके पास मल्टीपल चीजें हैं। सिल्क लेटर मूवमेंट, सिल्क लेटर, जी बेटा सिल्क लेटर, जी सिल्क लेटर मूवमेंट, इसके उर्दू नेम भी है इस मूवमेंट का। दैट नेम इज तहरीक रेशमी रुमाल। सर ये नेम इम्पोर्टेंट है रिवाइज करने के लिए? रिवाइज कर सकती हैं आप, बिल्कुल आप रिवाइज करने के लिए याद कर लें, ठीक है। उर्दू वाला भी जेन में होना चाहिए, बस आपको एक अच्छा इंप्रेशन है ये, ठीक है। सिल्क लेटर मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय देवबंदी उलेमास। उलेमा किसे कहते हैं, आलिम किसे कहते हैं? डू यू नो व्हाट इज, हु इज आलम? रिलीजियस, जो नॉलेज रखते हैं किसी चीज की, रिलीजियस स्कॉलर। जो भी पर्सन रिलीजियस स्कॉलर होता है उसे हम आलिम कहते हैं। उलेमास मीन, उलेमा इज द प्लूरल ऑफ आलिम की प्लूरल फॉर्म क्या है? उलेमा। उलमा, हाँ उलेमास बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि अल्लामा से ये निकला है बेसिकली, ठीक है। तो ये उलेमास जो हैं ये हमारे काफी ज्यादा इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर हैं। तो उनमें से एक ग्रुप का नाम है देवबंदी। क्या नाम है उनका? देवबंदी। ये एक सेक्ट है बेसिकली इस्लाम के अंदर, ठीक है। देवबंदी उलेमास। यस बेटा, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर ले। अच्छा थोड़ा सा ऊपर, अब सही है? जी जी। अच्छा जी, देवबंदी उलेमास जो हैं इन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च की। लाइक इसमें 2 बंदों के नाम हैं, मौलाना महमूद और दूसरे का नाम क्या है? एंड मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। उबैदुल्लाह सिंधी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? ये हमारे उलेमास के नाम। डन हो गया। अब ये उबैदुल्लाह सिंधी बेसिकली ज्यादा एक्टिव किस्म के फाइटर थे इस मूवमेंट के अंदर, और इन्होंने क्या किया
कि लेटर्स अगेंस्ट ब्रिटिश colonial rule, British colonial rule were written on silk cloth. सिल्क क्लोथ। तो इसीलिए इसको कंस्पिरेसी कहते हैं। कंस्पिरेसी मींस कि किसी के अगेंस्ट छुप के कोई मूवमेंट चलाने को कंस्पायर करना कहते हैं। अब ये सिल्क क्लोथ के ऊपर क्यों लिखे थे? व्हाई दे रोट दीज लेटर्स ऑन सिल्क क्लोथ? नहीं, अच्छा, कपड़ा बेसिकली पेरिशेबल आइटम नहीं है, खराब कपड़ा ज्यादा जल्दी पेरिश होता है, या आपका पेपर जल्दी पेरिश होता है? पेपर जल्दी खराब होता है ना। तो एक तो सिल्क क्लोथ जो है वो फटता नहीं है, उसके ऊपर राइट अप करेंगे तो वो मिटता नहीं है, तो इसलिए इस क्लोथ को चूज किया गया और यही एक इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ? लेटर्स were written जी बेटा, जी उबैदुल्ला सिद्दीकी ने। लेटर्स वर रिटन and sent to the rulers of Ottomans, Germany, एक्सेट्रा। ये इन को क्यों भेजे थे? जर्मनी और ऑटोमन्स को भेजने की वजह क्या थी? क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 में अगेंस्ट थे ब्रिटिश के। बिल्कुल। तो बेसिकली ये मूवमेंट चली थी, तो इस टाइम पे दुनिया की पॉलिटिक्स में एक और इवेंट भी हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 1। तो उस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ये मूवमेंट चलाने का मकसद ये था कि एंटी कॉलोनियल रूल मूवमेंट चलाने का मकसद ये था कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। सो यस, दिस movement was started during World War I to pressurize the British for self रूल। ये इसलिए मूवमेंट चलाई गई थी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? डन हो गया? अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब लेटर ऑन लेटर्स किसने पकड़े थे? लेटर ऑन पंजाब सीआईडी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआईडी? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इज द फुल एब्रिविएशन। ठीक है, फुल फॉर्म। सो पंजाब जी बेटा, नहीं आप सीआईडी याद रखिए बस। सो पंजाब सीआईडी कैप्चर्ड, यस बेटा जी, अभी भी है ये पुलिस के अंदर ये बेसिकली पुलिस के अंदर काम करती है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी एक सीआईडी ब्रांच है विच इज वर्किंग अंडर द पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान के अंदर ये इस्लामाबाद के अंदर भी सीआईडी काम कर रही है। हाँ, वो कुछ और है, उसका नाम सीसीडी या कुछ हिस्सा है, सीसीडी। अच्छा, अब ये हमारे पास पंजाब सीआईडी कैप्चर्ड, एक मिनट, captured these letters and arrested उबैदुल्ला सिंधी। कोई मसला नहीं है, यू से लिखें या ओ से लिखें।
कोई मसला नहीं है। मैं इसलिए दो दो दफा लिख रहा हूँ कि पेपर में अगर यू से आए या ओ से आए वो सेम ही बन रहा है। इसीलिए मैंने कानपुर के भी दो स्पेलिंग लिखे हैं, के से भी लिखे हैं, सी से भी लिखे हैं, तो आप दोनों नामों से याद सकते। इज इट क्लियर? तो उबैदुल्लाह सिंधी एंड सेंट ऑन एक्साइल। ठीक है जी, इसको इंडिया से भगा के निकाल दिया, अफगानिस्तान भेजा, फिर अफगानिस्तान से इसको कहीं और भेज दिया, मतलब कंस्पायरेसी ना कर सके ये। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन इज आस्किंग क्वेश्चन? आई हैव लेट मी जस्ट चेक। अच्छा, आई हैव टू डिस्कनेक्ट। ओके बेटा, ओके मीनाल जी बेटा। सो these are the few important things regarding silk letter conspiracy। और अब आपका इसके ऊपर भी सिर्फ एक सवाल बन सकता है, 4 मार्क, बस 4 मार्क के ऊपर दो जो सवाल बनते हैं वो क्या है? हु वॉज उबैदुल्लाह सिंधी? हु वॉज उबैदुल्लाह उबैदुल्लाह सिंधी? ये एक सवाल देख लें जी। he was Deobandi ulama, he started silk letter movement, and his letter were captured and he was sent on exile, he was arrested by the British। there are so many things on it। सही हो गया? नेक्स्ट बेटा, what was silk letter conspiracy? yes online students, what was silk letter conspiracy? can you please answer this question? anyone? what was silk letter conspiracy? can you please answer this question? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बिकॉज दे आर स्लीपिंग। और सबसे मजेदार बात है, कल मैंने ज्योग्राफी का काम दी, हिस्ट्री का काम भी दिया था, किसी ने मुझे भेजा भी नहीं है। कितने अच्छे बच्चे हैं, भूल के होंगे सारे। सर मेरे हाँ, साथ मेरा काम कंप्लीटेड है मगर अम्मी गई हुई है अच्छा मेरा भी। तो इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक हो गया। तो मेहरबानी करें, अगर कंप्लीट किया तो भेज भी देना। हाँ, सारों का सारों ने किया हुआ है तो बेटा भेज भी दें मुझे सारे, ठीक है? अच्छा चलें जी, नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। हाँ, ये सारे के नहीं है, these are from just one chapter। बाकी चैप्टर इससे छोटे हैं, this is the only chapter which is very lengthy। ठीक है, बाकी छोटे चैप्टर है as compared to this one, as compared to this। अच्छा, next is chapter number question event number 9, impacts of world war, impacts of world war। हाँ, impacts of world war 1 1914 to 1918। बेटा पहले तो आप मुझे बताएं, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में आप लोग ग्रेड 7 में, ग्रेड 6 में पढ़ते हैं। ग्रेड 7 6 के अंदर अगर आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है तो आप मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन सी दो फोर्सेस थी या कौन कौन से कंट्रीज थे, ग्रुप्स थे? जी बेटा। सर एलएस थे और एक्सेस था। अच्छा चलें जी, एलाइज एक साइड पे थे वर्सेस एक्सेस, ये दो ग्रुप्स थे इसमें। एलाइज में कौन कौन से कंट्रीज थे? आप ऑनलाइन पे से एक बताएगा मुझे जी, ऑनलाइन में से एलाइज कौन सर से? यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, इटली। क्या? इटली नहीं, इटली एक्सेस में था। सबसे पहले थे यूरोपियन कंट्रीज, सारे नहीं थे, मतलब उसमें जो मेन कंट्रीज, जो मेन पावर्स थी उसमें था ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। बाकी
अमेरिका भी बाद में, अमेरिका 1917 में जाके कहीं पे आया था, उससे पहले अमेरिका का कोई वजूद ही नहीं था। ठीक है, इटली भी था, जापान वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं था, 2 में था। ठीक है, 1 में उसका कोई रोल नहीं। ठीक है, और इवन यूएसएसआर जो है वो अपने इंटरनल क्राइसिस से गुजर रहा था। यूएसएसआर शुरू में था, लेकिन 1915 के बाद यूएसएसआर के अंदर खुद बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया था। क्या आ गया था उधर भी? बोल्शेविक रेवोल्यूशन था जी। अब वो लेनिन की वहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, रशिया का भी थोड़ा सा रोल खत्म हो गया। तो एक्चुअली जब 1918 आया था ना, उस वक्त तक जो 2 एक्टिव पार्टिसिपेंट थे वो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस रह गए। इज इट क्लियर बेटा? अब इनके अगेंस्ट ऑपोजिट बेलिग्रेंट्स कौन थे? एक 2-3 नाम याद रखें, जर्मनी और ऑटोमन, पहले 2 बड़े ये थे। और ऑस्ट्रिया हंगरी जो थी वो, उसका बहुत बड़ा रोल था शुरू के अंदर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी डिसइंटीग्रेट हो चुका था, आखिर तक वो भी खत्म हो चुका था। ठीक है, अब ये जो 2 पावर्स थी ना, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन्स, जर्मन्स और ऑस्ट्रियंस, बेसिकली ये 3 पावर्स एट द एंड ऑफ द वॉर एग्जिस्ट कर रही थी। और यूरोपियंस में से जो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस थे, जो डरते थे वो सिर्फ इन्हीं कंट्रीज से डरते थे। तो अब हुआ क्या? अब कि इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या क्रिएट? मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि ये ग्रेट ब्रिटेन के बारे में है, रूलर ऑफ इंडिया। So therefore many soldiers बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब रूलर्स ऑफ इंडिया के बारे में आपने क्या, ब्रिटिश सर आपकी आवाज कट रही है। जी सर। जी बेटा, हाय, वो बाद में आगे बढ़ेंगे। Had to fight against, एक मिनट बेटा, just one second, let me just अच्छा, मसला यह है कि ये टेंट वाला चल नहीं रहा, ये सामने लगा, लेकिन ये चल नहीं रहा। Hear me? Online students, can you hear me? Yes sir. जी जी सर अब आवाज आ रही है। Okay, so rulers of India had to fight against नहीं, had to fight from British side, from British side। अच्छा, ये एक रीजन थी। अब सवाल पेपर में आता है कि why were Indian soldiers reluctant to fight against the
fight in World War I? Sample question लिखें. Why were Indians reluctant to fight against fight in World War I? Exchanges ये in World War I. ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. अच्छा, ठीक है, गुड. अच्छा, why were Indians reluctant to? reluctant का मतलब क्या है? किसी चीज को हेजिटेट करना. जी, अब इंडियंस हेजिटेट कर रहे थे कि हम पार्टिसिपेट करें वार में या ना करें. अब इंडियन का वर्ड आपने खुद देखना है. अब इंडियन का वर्ड है तो इसके अंदर दो तरह के लोग आएंगे, एक साइड पे मुस्लिम्स और एक साइड पे हिंदूज. मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडियन का जब वर्ड आएगा तो वी ऑल आर इंक्लूडेड. सिख भी, इवन सारी कम्युनिटीज, ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, दे आर इंडियंस. ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे आर इंडियंस. अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. पॉइंट नंबर 1 किस चीज के बारे में होना चाहिए कि मुस्लिम्स वर रिलक्टेंट. मुस्लिम सोल्जर्स वर, नहीं 7 का, वर रिलक्टेंट because they did not want to fight against fellow Muslims of Ottoman Empire. Ottoman Empire. अब ब्रिटिश बड़े सियाने थे, पता क्या करते थे? वो मुसलमान फौजियों को भेजते थे यूरोप, और जो हिंदू सोल्जर्स थे उनको भेजते थे ऑटोमन के खिलाफ. ठीक है, इस तरीके से मुस्लिम्स के प्रॉब्लम को उन्होंने डील किया. खैर, मुस्लिम्स कहते थे कि इस वजह से हम वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. लेकिन देखें, जब आप कोई जॉब करते हैं तो आप फोर्स्ड होते हैं वो काम करने पे. अब फर्ज करो कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं, तो आई हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. होता या नहीं होता? इसीलिए जब इंडियन सिपाहीज ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, उनका बॉस जो उनको हुक्म देता था, दे हैव टू एक्सेप्ट दैट. चाहे उनके रिलीजियस बिलीफ्स हार्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बट दे हैव टू एक्सेप्ट द ऑर्डर्स. आर्मी में तो वैसे भी ऑर्डर की अहमियत बहुत ज्यादा होती है. आर्मी के अंदर तो आपको पता है कि ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आर्मी के अंदर कहते हैं कि यस सर होता है, नो सर नहीं होता. अब्दालियत बताएं फिर, ऐसा ही है? हाँ, क्लास के अंदर कभी नो सर बोला है? कभी बोले तो कान के नीचे मारते हैं, ऐसे ही है जी. तो ये अब्दालियत हमें बता सकते हैं कि यस सर की क्या अहमियत होती है. अच्छा, फर्दर अगले पॉइंट पे आ जाएं. मुस्लिम्स वर हिंदूज वर रिलक्टेंट. हिंदूज were reluctant because Hindus were reluctant because it was against their religious belief to fight to leave their motherland, to leave their
अब तो चेंज हो गया ना, लीव देयर मदरलैंड एंड गो फॉर सी जर्नी। इनके नजदीक बेसिकली, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, बेसिकली जो सी है ये इसको ब्लैक सी कहते हैं, जिसको ब्लैक सी नाम सुने आपने, उसको उर्दू में हम क्या बोलेंगे, काला पानी, क्या बोलेंगे। बेसिकली उनके नजदीक ये जो ब्लैक सी का एरिया है ये बहुत ज्यादा अनसेफ था, ओमिनियस था, अनहोली था उनके लिए, हिंदूज के बिलीफ के लिए। इसलिए वो कहते थे कि काले पानी को क्रॉस करना जो है, अब यूरोप जाने आपने काला पानी तो क्रॉस करना पड़ेगा, ब्लैक सी तो क्रॉस करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए ये उनके रिलीजियस बिलीफ में ये चीज। तो काला पानी जो है ना, काला पानी जो है, दे डिड नॉट वांट टू क्रॉस दैट। डिसरिस्पेक्ट, हाँ, पानी को क्रॉस किया गया। लेकिन उसके पीछे तीसरी रीजन क्या थी? अब देखिए इंडियंस के रिलेक्टेंस की तीसरी रीजन ये थी कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स wanted to get political benefits from the British. So British necessity became India's opportunity. British necessity became India's opportunity. India's opportunity. अब ये देखें कि ब्रिटिश बिजी थे कहां पे, वॉर में। ब्रिटिश को किसकी सपोर्ट चाहिए थी वॉर में? इंडियंस की, क्योंकि मरने के लिए फौजी चाहिए थे, मैन पावर चाहिए थी। तो मरने के लिए फौजी जो हैं, उससे फायदा कौन उठाता था? इंडियन लीडर्स ने कहा कि दिस इज द बेस्ट टाइम, वी कैन एक्सप्लॉइट द वीक पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश, वी कैन डिमांड समथिंग, वी कैन आस्क देम फॉर द सेल्फ रूल। और इसी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्या हुए? यूनाइट हो गए थे। 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था। जी बेटा, अब हम आगे लिखते हैं। लिखे जी, इवेंट नंबर 10 पे आते हैं। इवेंट नंबर 10 इज लखनऊ, ये नजर नहीं आ रहा? अच्छा, लखनऊ पैक्ट। अब मैं इसकी थोड़ी सी तमहीद आपको बांध के बता दूं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट थिंग। अब ये देखें, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, बना लें। ब्रिटिश हिंदूस या कांग्रेस कर लें, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस का एनिमी कौन था? कांग्रेस का एनिमी ज्यादा कौन है बड़ा? ब्रिटिश। कांग्रेस किससे सेल्फ रूल चाहते थे? एनिमी। और मुस्लिम लीग का एनिमी कौन था इन 1916? ब्रिटिश। रिवर्सल और कानपुर मॉस्क के बाद मुस्लिम्स क्या लॉयल थे ब्रिटिश के? थे बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं, वर दे लॉयल टू? नहीं थे ना। तो मुस्लिम्स के भी एनिमी कौन था? ब्रिटिश। डन हो गया। अब एक कोटेशन पूरी करते हैं। एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। तो ये दोनों को ये चीज क्लोज लेके आई, ये आपकी कोटेशन बन।
ये इक्वेशन है, ये यही बात आपको समझनी है बस लखनऊ पैक्ट के अंदर। दोनों का एनिमी जो है कॉमन हो गया। जब एनिमी कॉमन हो जाए, मेरा और जो है सलार का कोई एनिमी कॉमन हो जाए, हमारा एनिमी आपस है दोनों का, तो हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, इस बात को हम फर्दर अप्लाई करते हैं। चाइना का एनिमी इंडिया है, पाकिस्तान का एनिमी इंडिया है, तो चाइना और पाकिस्तान क्या है? एलाइज हैं। ये इस तरह, तो दोनों एलाइज हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब पेपर में सवाल आता है, सवाल लिखें। क्वेश्चन इज, बल्कि इसको क्वेश्चन के से पहले हम लिखते हैं कुछ ये चीजें कि लखनऊ पैक्ट के अंदर हुआ ये था कि सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस held at Lucknow in 1916. In 1916, both leaders of both parties participated. Leaders of both parties participated like Jinnah and तिलक। किसने पार्टिसिपेट किया? जिन्ना ने और तिलक ने। तिलक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू था, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम के लीडर जो जिन्ना थे और कांग्रेस का लीडर जो तगड़ा लीडर था तिलक, वो दोनों मिल गए। ठीक हो गया? अब ये लखनऊ के अंदर ये एक्ट साइन हुआ, तो पेपर में सवाल आता है, क्वेश्चन लिखें। इस पे दो सवाल बनते हैं फर्दर। नंबर 1, सैंपल क्वेश्चन है, व्हाई डिड लखनऊ पैक्ट came about in 1916? 1916 में ये क्यों हुआ था? क्या वजह थी इसके पीछे? नंबर 1, पहला पॉइंट तो आपने पिछले सवाल से ले लेना है। पहला पॉइंट क्या है कि इंडियन लीडर्स wanted to pressurize weak position of the British, wanted to pressurize the weak position of the British and get more political राइट्स कर लिए, बेनिफिट्स, मोर पॉलिटिकल राइट्स एज इंडियाज। वही पूरा सेंटेंस आपने पिछले पैराग्राफ से उठा लेना है कि एज ब्रिटिश नेसेसिटी बिकेम इंडियाज अपॉर्चुनिटी। यहां पे भी आ जाएगा, ताकि ज्यादा पढ़ लिया ना आज। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, कि मॉडरेट लीडर्स लाइक जिन्ना were dominating in politics
पॉइंट इसको पिछले पैराग्राफ से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा ही लिख दिया कि आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए मिल जाएगा, बाकी डिटेल नोट्स दे दूंगा मैं, ठीक है। मॉडरेट लीडर्स लाइक जिन्ना वर डोमिनेटिंग इन पॉलिटिक्स एंड दे brought both parties on one platform। एक आपको मैं एक चीज में क्लियर कर दूं, आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के मेंबर बनने से पहले किस पार्टी के मेंबर थे? कांग्रेस के। मोहम्मद अली जिन्ना ने पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी 1906 में फ्रॉम कांग्रेस। 1913 में पहली दफा मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और 1913 से लेके 1920 तक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों के मेंबर थे एट ए टाइम। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना इज द ओनली लीडर हु प्लेड रोल इन द यूनिटी ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी वजह से करते थे। अच्छा, तीसरा पॉइंट, सो it came about because agendas of Congress and Muslim League were same. What was that agenda? It was to get self rule। अब ये देखिए कांग्रेस ने कब अपना एजेंडा चेंज किया था, सेल्फ रूल किया था? आपको मैंने बताया था आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल कांग्रेस ने कह दिया था वी नीड सेल्फ रूल। लेकिन मुस्लिम लीग ने अपना एजेंडा कब चेंज किया था? आफ्टर कानपुर मॉस्क इंसिडेंट। रिवर्सल और कानपुर दोनों रीजंस थे, लेकिन कानपुर के बाद होने कर। इज इट क्लियर? अब ये सारे फैक्ट्स वो वाले हैं जो आपने पहले किए हैं, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया। यू कैन इजीली गेट द एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक्स। इतना काम तो आपका भी बनता है ना कि आप लोगों ने भी थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाना है ना। अगर सारा स्पून फीड मैं ही कर दूंगा तो फिर आपको तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको टेस्ट मैंने इसीलिए करना है ना कि आपको मैं कम लिखवाऊं और आपसे डिमांड थोड़ी ज्यादा करूं। मिला जाएगा पूरे चैप्टर का इस फ्राइडे। अच्छा, इस फ्राइडे को बेटा इस पूरे चैप्टर 6 पूरा हो जाएगा हमारा, तो फ्राइडे को पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा। फिर इज इट क्लियर? जाना अभी से तैयारी शुरू कर दें। एक ही होगा इस दफा हिस्ट्री का ही, बस ज्योग्राफी का नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन लिखें। उसकी क्लास में हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री का बड़ा टेस्ट होगा ना इस दफा, 50 मार्क्स का होगा। फ्राइडे को, हर फ्राइडे को टेस्ट होगा, डे नहीं होता हमारा, फ्राइडे टेस्ट होता है बस। जी, इस्लामियात का मंडे को होता है। वाई बॉस, ये एकेडमी का रूल है, फ्राइडे हिस्ट्री ज्योग्राफी का टेस्ट और मंडे इस्लामियात का टेस्ट, ये होना ही होना है, ठीक है। वाई बॉस लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट पांच। अगला चैप्टर 2 दिन में खत्म हो जाएगा, बस ये लंबा ये वाला था। बाकी सेक्शन 2 का बस ये शुरू वाला हिस्सा ज्यादा लंबा लगता है क्योंकि इसमें समझाने वाली चीजें ज्यादा होगी, ठीक है। सेक्शन 3 भी इससे छोटा है, सबसे लंबा सेक्शन 2 ही है। अच्छा, वाई वाज लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट? इट वाज इंपॉर्टेंट, it was important because Muslims Jinnah emerged as ambassador of Hindu Muslim यूनिटी। जिन्ना का एक लीडरशिप क्वालिटीज जो है इस पैक्ट के बाद काफी ज्यादा इमर्ज हो गई। सो दिस पैक्ट वाज
This pact was main instance of Hindu-Muslim unity in India and beacon of hope. इसको हम beacon of hope भी कह सकते हैं, ठीक है। So this pact pressurized the British and British promised to give more political rights after World War I through new reforms in India. इंडिया में वो बात की बात है, वो 10 साल के बाद आया साइमन कमीशन। इसके लिए नहीं, ये जो साइमन कमीशन था 1919 की रिफॉर्म्स को चेक करने के लिए, ये तो अभी ब्रिटिश ने कहा था कि वॉर के बाद हम क्या करेंगे, नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे ना इंडिया में। और वो नए रिफॉर्म्स कौन से थे? व्हाट वर दोस न्यू रिफॉर्म्स? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। आपने पता है ना मॉन्टेफोर्ड रिफॉर्म्स, मैंने टाइमलाइन जब लिखवाई थी आपको कहा था कि याद करनी है। कल फिर मैंने ओरली आप लोगों से टाइमलाइन सुननी है, ठीक है। ओरल टाइमलाइन कल फिर मैंने सुननी है आप लोगों से, तो वो याद करनी है फिर आपने दोबारा। अब हम काफी इवेंट कर चुके हैं, तो अब आपको टाइमलाइन और इजीली याद होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपके इवेंट भी जो है यू हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवेंट्स इन योर माइंड्स एज वेल। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, महीने के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। 1 महीने के, आज 15 तारीख है ना, अगले 15 तारीख को हो जाएगा स्टार्ट। 15 या 20 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। खैर, सारा सिलेबस कब खत्म होगा? 30 अक्टूबर। बस अक्टूबर तक आपका सिलेबस फिनिश कर, आपको आसानी से सारा सिलेबस आ जाएगा। डन हो गया बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यहां तक हमारा आज का लेक्चर हिस्ट्री का खत्म। अब हम ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे। इतना आज मैंने ज्यादा पढ़ाया है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बेटा आप लोगों ने लिख लिया? कैन एनीवन टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड इन द ग्रुप प्लीज? ये सारे